चलिए आ जाइए। पढ़ रहे थे हम लोग बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल में जो है हम लोग वारेन हेस्टिंग्स के विषय में पढ़े थे और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ही बने थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की अगर हम लोग बात करें तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो है आपको कौन बने थे? वारेन हेस्टिंग्स। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बने थे और वारेन हेस्टिंग्स के विषय में ही हम लोग पढ़े। और वारेन हेस्टिंग्स का शासनकाल 1772 से 1784। लेकिन कुछ बुक में वारेन हेस्टिंग्स का जो शासनकाल लिखता है 1785 भी लिखता है, 1785 भी। कुछ बुक में वारेन हेस्टिंग्स का शासनकाल 1785 भी जो है आपको लिखता है, 1785 भी लिखता है। वारेन हेस्टिंग्स 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था, पिट्स इंडिया एक्ट के पारित होने का विरोध करते हुए ही अपने पद से त्यागपत्र दिया और फिर आपको वापस लंदन चले गए। वारेन हेस्टिंग्स के बाद एक अस्थाई गवर्नर जनरल बनकर आया सर जॉन मैकफर्सन। वारेन हेस्टिंग्स के बाद देखिए, ध्यान दीजिएगा, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की अगर हम लोग बात करें तो वो बना वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स और वारेन हेस्टिंग्स जब गवर्नर जनरल का पद छोड़ा तो बंगाल का अगला गवर्नर जनरल बना सर जॉन मैकफर्सन। सर जॉन मैकफर्सन वो अस्थाई गवर्नर जनरल बने और ये सर जॉन मैकफर्सन 1785 से लेकर 1786 तक, 1785 से लेकर 1786 तक बंगाल के अस्थाई गवर्नर जनरल पद पर रहे। बंगाल के अस्थाई गवर्नर जनरल के तौर पर पद पर रहे। इसी वजह से इनका कोई खास ऐतिहासिक महत्व नहीं है, इनके विषय में कुछ भी जानने उनने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद अगला जो बंगाल का गवर्नर जनरल बना है उसका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या नाम है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो मुख्य तौर पर वारेन हेस्टिंग्स का वास्तविक उत्तराधिकारी अगर देखा जाए तो वारेन हेस्टिंग्स का वास्तविक उत्तराधिकारी बना है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस बना है। तो यहां पर जो हम लोगों को जानना है वह लॉर्ड कॉर्नवालिस के विषय में जानना है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस की अगर आप बात करेंगे तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है इनका शासनकाल है 1786 से 1793। 1786 से 1793 यह लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल है। 1786 से 1793 जो है यह आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल है, इसी के विषय में जानना है। और इसका अगर दूसरा शासनकाल देखा जाए तो कॉर्नवालिस का दूसरा शासनकाल शुरू हुआ 1805 में, लेकिन जैसे ही इसका दूसरा शासनकाल 1805 में शुरू हुआ वैसे ही इनका निधन हो गया और इनके निधन होने के बाद जो है इन्हें भारत में ही दफना दिया गया। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इसका कब्र है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जो है इसका कब्र है, आप जाकर के देख सकते हैं। समझ गए? देखने का मन है तो जाकर के देख लीजिएगा, समझे। परीक्षा में पूछा जाता है
कि कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। तो खैर ठीक है, पहले मारिए दिए इसको ना, चलिए ठीक है, पहले मार दिए, अब इसके विषय में जानिए। देखिए, आपको जैसे अपना देश भारत ब्रिटेन का गुलाम रहा है, वैसे ही अगर आप मानचित्र पर आइएगा, तो पहले मानचित्र लगाया करो जी, तुम पहले मानचित्र लगाया करो, बाद में पेज छोड़ा करो, ठीक है। इसमें एक पेज का इधर उधर हो जाता है, ठीक है, समझा। पहले मानचित्र लगा दिया करो, ठीक है। मूड खराब कर देता, उल्टा पुल्टा मानचित्र भी लगाता। भगवान बुद्धि दिया है कि जब बुद्धि दे रहा था तो कहीं पर तुम भीख मांग रहा था। चलिए, यूएसए, अमेरिका, अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम रहा है, अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम रहा है। और जैसे भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी गई है, अमेरिका में भी ब्रिटेन से आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी गई है, जिसे अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। जैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक महान नेता महात्मा गांधी हुए, वैसे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के एक महान नेता हुए जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन हुए। तो जब अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तो ब्रिटेन के तरफ से युद्ध लड़ने के लिए गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस, लेकिन उसमें कॉर्नवालिस की हार हुई, कॉर्नवालिस की हार हुई। और कॉर्नवालिस की जब अमेरिका में हार हुई, तो कॉर्नवालिस को आगे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाकर भेज दिया गया भारत। कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाकर भेज दिया गया भारत। और कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी तक बंगाल के गवर्नर जनरल पद पर रहे। इस अवधि के दौरान इन्होंने, कॉर्नवालिस ने बंगाल में सुव्यवस्थित एवं सुचारू रूप से शासन प्रशासन चलाने को लेकर कानूनों का एक संहिता तैयार किया। और इन्होंने कानूनों का जो संहिता तैयार किया उसे कहा गया कॉर्नवालिस संहिता। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो कानूनों का संहिता तैयार किया उसे क्या कहा गया आपको? कॉर्नवालिस संहिता। कॉर्नवालिस संहिता। कॉर्नवालिस संहिता। कॉर्नवालिस संहिता की अगर हम लोग बात करें तो जो कॉर्नवालिस संहिता है, इसमें इस बात का विवरण था कि आखिरकार बंगाल में शासन प्रशासन चलाया कैसे जाएगा। और जैसे आज हमारे देश में शासन प्रशासन चलाने के लिए शक्ति का बंटवारा किया गया है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। कुछ पावर प्रधानमंत्री को, कुछ मुख्यमंत्री को, कुछ पंचायती राज के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं को, पंचायती राज के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं को, कुछ नगर निगम के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं को पावर दिया जाता है, पावर दिया गया है। तो जो कॉर्नवालिस संहिता है, कॉर्नवालिस संहिता की अगर हम बात करें तो कॉर्नवालिस संहिता शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर। शक्ति मतलब काम करने की जो शक्ति है, पृथक्करण मतलब अलग अलग, पृथक्करण मतलब अलग अलग, पृथक्करण मतलब क्या? अलग अलग। तो कॉर्नवालिस संहिता शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक कुछ कुछ काम करने का अधिकार सब लोगों को दिया गया, कुछ कुछ काम करने का अधिकार सब लोगों को दिया गया। और इस कॉर्नवालिस संहिता के जरिए ही कॉर्नवालिस ने अपने शासनकाल के दौरान बंगाल में शासन प्रशासन करने का काम किया। परीक्षा में यह पूछा जाता है, एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, अब एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है, सीएचएसएल का पूछा हुआ है, एमटीएस का पूछा हुआ है या सीजीएल का पूछा हुआ है, ये एग्जैक्ट हमारे ध्यान में नहीं है।
लेकिन एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कॉर्नवालिस संहिता किस सिद्धांत पर आधारित है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित है। कॉर्नवालिस के विषय में कहा जाता है, इन्हें भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है, भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। और कॉर्नवालिस ने ही बंगाल के क्षेत्र में जिला बनाया और उस जिला में दरोगा की नियुक्ति किया। जिला बनाया और उस जिला में जो है आपको दरोगा की नियुक्ति किया, जिला में दरोगा की नियुक्ति किया या थानेदार की नियुक्ति किया, जिला में थानेदार की नियुक्ति किया, थानेदार की नियुक्ति किया। फिर कॉर्नवालिस ने बंगाल में शासन प्रशासन चलाने को लेकर तो कॉर्नवालिस संहिता लागू कर दिया। कॉर्नवालिस बंगाल में कर की वसूली को लेकर एक नई व्यवस्था इजाद किया और इन्होंने कर की वसूली को लेकर जो नई व्यवस्था इजाद किया उसे कहा जाता है अस्थाई बंदोबस्त, उसे कहा जाता है अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त की अगर हम लोग बात करें तो इसे कई नाम, इसे परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता है, इसे जमींदारी प्रथा भी कहा जाता है, इसे परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता है, इसे जमींदारी प्रथा भी कहा जाता है, इसे इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। और इसे जमींदारी प्रथा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस बंदोबस्त के अंतर्गत कर की वसूली जमींदार किया करते थे। कर की वसूली कौन किया करते थे? जमींदार। कर की वसूली जमींदार किया करते थे, इसी वजह से इसे जमींदारी प्रथा भी कहा जाता था। देखिए था क्या, बंगाल में कानून, बंगाल में कानून नहीं, बंगाल में शासन प्रशासन, बंगाल में शासन प्रशासन की अगर हम लोग बात करें तो बंगाल में शासन प्रशासन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा देखा जा रहा था। बंगाल में शासन प्रशासन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा देखा जा रहा था। बंगाल में जो शासन प्रशासन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा देखा जा रहा था उसे शासन प्रशासन चलाने को लेकर के रुपया पैसा की जरूरत थी, जिस वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में एक नए वर्ग, जमींदार वर्ग, एक नए वर्ग जमींदार वर्ग को यह दायित्व दिया कि वे किसानों से कर की वसूली करे। जमींदार वर्ग को यह दायित्व दिया कि वे किसानों से कर की वसूली करे, किसानों से कर की वसूली करे, किसानों से कर की वसूली करे। तो जो जमींदार होता था ना, जमींदार भी एक प्रकार का किसान ही था, लेकिन ये बड़े किसान थे। जमींदार भी एक प्रकार का किसान ही था, लेकिन ये जो है आपको बड़े किसान थे, बड़े किसान थे जमींदार, जमींदार बड़े किसान थे। जमींदार किसानों से कर ले लेता था, जमींदार किसानों से कर ले लेता था और वह कर ब्रिटिश कंपनी के राजकोष में जाकर जमा कर दिया करता था। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों को किसानों से कर वसूलने का अधिकार दिया, लेकिन जमींदार किसान से कितना कर वसूलेगा यह निर्धारित नहीं किया। लेकिन जमींदार किसान से जितना लेगा, जमींदार किसान से जितना लेगा उसका 90%, उसका 90% कंपनी के राजकोष में देगा, उसका 90% कंपनी के राजकोष में देगा और जमींदार अपने पास मात्र 10% रखेगा, जमींदार अपने पास मात्र 10% रखेगा। तो अब जमींदार को हुआ ये कि जितना अधिक हम किसानों से वसूली करेंगे उतना अधिक हमें बचेगा। तो जमींदार अपने शक्ति के बल पर किसानों से अधिक कर की वसूली कर लेता था और किसानों की स्थिति ऐसी हो गई थी, जो किसान फसल का उत्पादन करता था उस किसान को साल भर खाने तक के लिए फसल नहीं बचता था। तो किसान हतोत्साहित होने लगे कि अनाज उपजाते हैं हम,
जमींदार वसूल करके अंग्रेजों को दे देता है, हमको भूखे मरना पड़ता है। तो किसान, एक समय ऐसा आया कि जब किसान किसानी करने से डरने लगा। एक समय ऐसा आया जब किसान किसानी करने से डरने लगा, किसानी करने से डरने लगा, किसानी करने से डरने लगा। तो कहीं ना कहीं अस्थाई बंदोबस्त के जरिए अंग्रेजों को भारत में एक सहायक वर्ग के तौर पर जमींदार मिल गया। जमींदार अंग्रेजों को सहायता प्रदान कर रहा था, जमींदार अंग्रेजों को सहायता प्रदान कर रहा था। लेकिन यह जमींदार कहीं ना कहीं किसानों का शोषण भी कर रहा था। और एक बात जानिए, गुलामी के काल में या ब्रिटिश काल में भारतीय किसानों का शोषण सिर्फ अंग्रेजों ने नहीं, बल्कि भारतीय किसानों का शोषण भारतीय जमींदार वर्ग के लोगों ने भी किया, भारतीय जमींदार वर्ग के लोगों ने भी किया। और जो किसान आंदोलन हुए हैं, किसान आंदोलन की अगर आप बात करेंगे तो जो किसान आंदोलन हुए हैं, किसान आंदोलन सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं हुए हैं, बल्कि किसान आंदोलन की अगर हम लोग बात करें तो वो जमींदारों के खिलाफ भी हुए हैं। किसान आंदोलन जमींदारों के खिलाफ भी हुए हैं। और देखिए, इस अस्थाई बंदोबस्त में सूर्यास्त कानून लागू कर दिया गया था। सूर्यास्त कानून, सूर्यास्त कानून अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत एक विशेष प्रकार का कानून लागू किया गया था, जिसे सूर्यास्त कानून कहते हैं। और सूर्यास्त कानून क्या है इसको आप समझिएगा, लेकिन उससे पहले आप इस बात को समझिए कि जो सूर्यास्त कानून है, सूर्यास्त कानून की चर्चा गणदेवता नामक साहित्य में है। गणदेवता साहित्य का नाम है गणदेवता। सूर्यास्त कानून की चर्चा गणदेवता नामक साहित्य में है। और गणदेवता साहित्य की रचना किया है ताराशंकर बंदोपाध्याय ने। ताराशंकर बंदोपाध्याय ने गणदेवता की रचना की है और गणदेवता नामक साहित्य में ही सूर्यास्त कानून की चर्चा है। क्या है सूर्यास्त कानून, इसको आप समझिएगा। सूर्यास्त कानून क्या है इसको आप समझिएगा। देखिए, जैसे अभी आप इनकम टैक्स सब जमा नहीं करते होंगे, इन फ्यूचर अगर आप बहुत अधिक पैसा कमाए तो आप इनकम टैक्स जब जमा कीजिएगा तो एक निश्चित डेट दिया जाता है। इस निश्चित डेट से पहले आप इनकम टैक्स जमा कर दीजिए। और अगर आप जमा नहीं करते हैं तो इंटरेस्ट लगता है। इंटरेस्ट समझे, जैसे बिजली बिल। बिजली बिल में क्या होता है जानते हैं? एक बार हमको भी चक्कर लगा है बिजली विभाग का। हुआ था कि कोचिंग है, यहाँ है, वहाँ है, हॉस्टल है, 8 गो 10 गो मीटर लगा हुआ है। 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, 1 किलोवाट ऐसे करके समझे 8 गो 10 गो मीटर है। उसमें एगो मीटर जो है ना बंद कर दिए थे। तो उसमें होता है कि आपको एप्लीकेशन देना पड़ता है कि ई मीटर को जो है बंद कर दीजिए, ठीक है। नहीं तो उस पर जो ड्यूज होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से चलता है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट नहीं, साधारण ब्याज नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। और जानते हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा, ड्यूज था, हमको लगता है एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है, 1 लाख से कम ही ड्यूज था, अब एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है, ठीक है। 1 लाख से कम था, 48,000 या 84,000 ऐसे था। उसी 2 डिजिट में हम कंफ्यूज कर रहे हैं। लेकिन बाद में जो है वहाँ से एप्लीकेशन आया, तब पता चला कि ई मीटर तो हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस पर ड्यूज था, उसका चक्रवृद्धि ब्याज बन रहा है। अप्रॉक्स में आप मान के चलिए 1.5 साल तक चला, 1.5 साल तक चला, साल भर से ज़्यादा चला, 2 साल से कम चला। हमको जो भरना पड़ा था 3,41,000 रुपया भरना पड़ा था। 3,41,000 रुपया वो फालतू का भरना पड़ा था। चक्रवृद्धि ब्याज चलता है, समझे। और अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीटर आ गया है, रिचार्ज है लाइन देगा, रिचार्ज खत्म लाइन खत्म, समझ गए। ज़्यादा निगेटिव में नहीं ले जाता है। वो लगता है हमको 1,000-2,000 निगेटिव बहुत हो गया, कि निगेटिव नहीं रहता है, हमको लगता है, पता नहीं।
ठीक है, तो ऐसा होता है। तो अब समझिएगा चीजों को कि इसमें क्या था, सूर्यास्त कानून क्या था, ये समझिए। जमींदार वर्ग के लोगों को एक निश्चित डेट दे दिया जाता था। इस निश्चित तिथि के सूर्यास्त होने से पहले कंपनी के राजकोष में भू राजस्व जमा हो जाना चाहिए। अगर जमा हो गया तो जमींदार का जमींदारी बचा रहेगा, अगर जमा नहीं होता था तो जमींदार की जमींदारी छीन ली जाती थी, जमींदार की जमींदारी छीन ली जाती थी। अब एक बात बताइए, कोई जमींदार ये चाहेगा कि उसकी जमींदारी छीनी जाए? कोई नहीं चाहेगा। तो इसी वजह से जमींदार एक निश्चित तिथि के सूर्यास्त होने से पहले तक ब्रिटिश कंपनी के राजकोष में भू राजस्व जमा करने के लिए किसानों पर कोरा बरसाता था। कोरा, कोरा समझ रहे हैं, यानी मारने वाला होता है, हाँ, चाबुक, चाबुक, कोरा बरसाता और किसानों से जबरदस्ती ले लेता था और कंपनी के राजकोष में जाकर के भू राजस्व जमा कर देता था। देखिए, इस बंदोबस्त की कई कमियां हैं। पहली कमी तो यही है कि इस बंदोबस्त में कंपनी ने यह निर्धारित ही नहीं किया कि जमींदार किसान से कितना लेगा, कितना कर लेगा, लेकिन यह कह दिया कि किसान से जितना लेगा उसका 90% कंपनी के राजकोष में, 10% अपने पास रखिएगा। तो अब जमींदार को लगने लगा जितना किसान से वसूलेंगे उतना अधिक हमको मिलेगा। तो अब जमींदार वर्ग के लोग किसानों से जोर जबरदस्ती करके ज्यादा वसूली करने लगा, किसान हतोत्साहित होने लगे। और इसी सब वजह से ब्रिटिश काल में, देखिए ब्रिटिश शासन क्यों अच्छा नहीं था? ब्रिटिश शासन इसलिए अच्छा नहीं था क्योंकि ब्रिटिश काल के दौर में भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी चरम पे था, गरीबी चरम पे था। अकाल पड़ जाता था, अकाल पड़ जाता था, लोग दाने दाने के लिए तरस जाते थे, लोग दाने दाने के लिए तरस जाते थे, मर जाते थे, भूखे प्यासे मर जाते थे, कोई देखने वाला नहीं होता था। इसी सब कारण तो ब्रिटिश शासन बेहतर नहीं था। अब किसान जो है हतोत्साहित होकर के किसानी करना छोड़ दिया, फसल है ही नहीं, खाएगा क्या, भूखे मर जाता था किसान, गांव का गांव स्वाहा पड़ जाता था, गांव का गांव स्वाहा पड़ जाता था, समझ गए? तो ये है, आप याद रखिएगा। और यह जो अस्थाई बंदोबस्त है, अस्थाई बंदोबस्त की अगर आप बात करेंगे तो इसकी योजना बनाया था सर जॉन सोर ने। सर जॉन सोर ने जो है आपको अस्थाई बंदोबस्त की योजना बनाया था। और फिर कॉर्नवालिस के बाद जो है अगले वायसराय सर जॉन सोर ही बने, अगले वायसराय सर जॉन सोर बने। तो सर जॉन सोर की अगर आप बात करेंगे तो जो सर जॉन सोर है, सर जॉन सोर है, इनका शासनकाल है 1793 से 1798। इन्होंने शासन प्रशासन में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। इन्होंने शासन प्रशासन में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, मतलब जैसे चल रहा है शासन प्रशासन वैसे इन्होंने चलने दिया। लेकिन हाँ, इनकी अगर आप बात करेंगे तो इन्होंने इलाहाबाद, जिसे आज प्रयागराज कहते हैं, इलाहाबाद को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में इन्हीं के समय मिलाया गया था। और इन्हीं के समय 1795 ईस्वी में खुर्दा का युद्ध हुआ था। 1795 ईस्वी में खुर्दा का युद्ध हुआ था और 1795 ईस्वी में खुर्दा का युद्ध हैदराबाद के निजाम और मराठा पेशवा के बीच हुआ था। और उस खुर्दा के युद्ध में हैदराबाद के निजाम की हार हुई थी और मराठा पेशवा की जीत हुई थी, मराठा पेशवा की जीत हुई थी। और वही इनसे पहले, सर जॉन सोर से पहले जो आपको कॉर्नवालिस है, कॉर्नवालिस के समय 1790 से 92 के दौरान तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी, कॉर्नवालिस की जीत हुई थी। और इस युद्ध को जीतने के बाद ही कॉर्नवालिस ने कहा था कि मैंने अपने मित्र को शक्तिशाली बनाए बगैर ही अपने शत्रु को पंगु बना दिया। यह स्टेटमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को जीतने के बाद जो है आपको दिया गया था। इसके बाद सर जॉन सोर के बाद जो अगले
बंगाल के गवर्नर जनरल बने हैं उनका नाम है लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली, और लॉर्ड वेलेजली की अगर आप बात करेंगे तो जो लॉर्ड वेलेजली है इनका शासनकाल है 1798 से 1805। 1798 से 1805 लॉर्ड वेलेजली के विषय में जानेंगे। लेकिन लॉर्ड वेलेजली का जब 1805 में शासनकाल समाप्त हुआ तो दोबारा 1805 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर कॉर्नवालिस आया, लेकिन शीघ्र ही कॉर्नवालिस का 1805 में निधन हो गया और उन्हें गाजीपुर में दफना दिया गया। अब यहां पर हम लोग लॉर्ड कॉर्नवालिस को जानेंगे, लेकिन उससे पहले लिखिए, लिखिए तो लिखिएगा। वारेन हेस्टिंग्स के बाद वारेन हेस्टिंग्स के बाद वारेन हेस्टिंग्स के बाद सर जॉन मैकफर्सन, बोर्ड पे लिखा हुआ है सर जॉन मैकफर्सन। वारेन हेस्टिंग्स के बाद सर जॉन मैकफर्सन, सर जॉन मैकफर्सन बंगाल के अस्थायी गवर्नर जनरल बनकर 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 भारत आए। जो 1785 से 1786 ईस्वी तक पद पर रहे, जो 1785 से 1786 ईस्वी तक पद पर रहे, जो 1785 से 1786 ईस्वी तक पद पर रहे, जो 1785 से 1786 ईस्वी तक पद पर रहे, जो 1785 से 1786 ईस्वी तक पद पर रहे। आगे हेडिंग मारिए लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1786 से 1793 और पुनः 1805 लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1786 से 1793 और पुनः 1805। लिखिएगा। कॉर्नवालिस एक आक्रामक गवर्नर जनरल था। कॉर्नवालिस एक आक्रामक गवर्नर जनरल था। कॉर्नवालिस एक आक्रामक गवर्नर जनरल था। इन्हें भारत में नागरिक सेवा का जनक इन्हें भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। इन्हें भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। इन्हें भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। इन्होंने
बंगाल के क्षेत्र में इन्होंने बंगाल के क्षेत्र में शासन प्रशासन चलाने को लेकर कानूनों का एक संहिता तैयार किया, जिसे कॉर्नवालिस संहिता कहते हैं, जिसे कॉर्नवालिस संहिता कहते हैं। यह संहिता शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। यह संहिता शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। यह संहिता शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। यह संहिता शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। फुल स्टॉप। इन्होंने बंगाल के क्षेत्र में कर की वसूली को लेकर अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया। फुल स्टॉप। अस्थायी बंदोबस्त को कई नाम जैसे इस्तमरारी बंदोबस्त, बोर्ड पे लिखे हैं, जैसे इस्तमरारी बंदोबस्त ऑब्लिक जमींदारी बंदोबस्त ऑब्लिक परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। इस बंदोबस्त की योजना सर जॉन शोर ने तैयार किया था। इस बंदोबस्त की योजना सर जॉन शोर ने तैयार किया था।
इस बंदोबस्त की योजना सर जॉन शोर ने तैयार किया था। इस बंदोबस्त के अंतर्गत इस बंदोबस्त के अंतर्गत इस बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार वर्ग के लोग जमींदार वर्ग के लोग जमींदार वर्ग के लोग किसानों से जमींदार वर्ग के लोग किसानों से कर की वसूली जमींदार वर्ग के लोग किसानों से कर की वसूली करते थे और अंग्रेजी कंपनी के राजकोष में उसे जमा कर देते थे और अंग्रेजी कंपनी के राजकोष में उसे जमा कर देते थे और अंग्रेजी कंपनी के राजकोष में उसे जमा कर देते थे और अंग्रेजी कंपनी के राजकोष में उसे जमा कर देते थे। फुल स्टॉप। अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत ही अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार किसानों से उसके उत्पादन का किसानों से उसके उत्पादन का किसानों से उसके उत्पादन का कितना हिस्सा लेगा यह निश्चित नहीं था, लेकिन जमींदार किसानों से जितना हिस्सा लेगा उसका 90% कंपनी के राजकोष में जमा करेगा और 10% अपने पास रखेगा। अपने पास रखेगा। फुल स्टॉप। अस्थाई बंदोबस्त ने अंग्रेजों को भारत में एक नया
एक नया सहायक वर्ग, एक नया सहायक वर्ग दिया। जो जमींदार वर्ग था, जो जमींदार वर्ग था, फुल स्टॉप। नीचे से अगला पॉइंट लिखिएगा, कॉर्नवालिस दोबारा, कॉर्नवालिस दोबारा, कॉर्नवालिस दोबारा बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर, कॉर्नवालिस दोबारा बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर 1805 ईस्वी में आया। 1805 ईस्वी में आया, लेकिन शीघ्र ही उनका निधन, लेकिन शीघ्र ही उनका निधन हो गया। उनका कब्र भारत में, उनका कब्र भारत में, उनका कब्र भारत में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में, उनका कब्र भारत में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। उनका कब्र भारत में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। आगे हेडिंग मारिएगा सर जॉन शोर। सर जॉन शोर 1793 से 98। से 98 डैश दे करके सर जॉन शोर कोस्ट में 1793 से 98 डैश दे करके इन्होंने प्रशासनिक क्षेत्र में, इन्होंने प्रशासनिक क्षेत्र में अहस्तक्षेप की नीति अपनाया। 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 इन्हीं के समय इलाहाबाद का विलय, इन्हीं के समय इलाहाबाद का विलय, इन्हीं के समय इलाहाबाद का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में हुआ। ब्रिटिश साम्राज्य में हुआ। ब्रिटिश साम्राज्य में हुआ। इन्हीं के शासनकाल में इन्हीं के शासनकाल में 1795 ईस्वी में
1795 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम और मराठा पेशवा के बीच, इन्हीं के शासनकाल के समय 1795 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम और मराठा पेशवा के बीच, हैदराबाद के निजाम और मराठा पेशवा के बीच खुर्दा का युद्ध हुआ। खुर्दा का युद्ध हुआ। खुर्दा का युद्ध हुआ जिसमें मराठा पेशवा की जीत हुई। खुर्दा का युद्ध हुआ जिसमें मराठा पेशवा की जीत हुई। इन्हीं के शासनकाल में 1795 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम और मराठा पेशवा के बीच खुर्दा का युद्ध हुआ जिसमें मराठा पेशवा की जीत हुई। आगे वेले जली 1798 से 1805। से 1805। चलिए आइए समझिए वेलेजली। देखिए लॉर्ड वेलेजली की अगर आप बात करेंगे तो जो लॉर्ड वेलेजली है ये बंगाल के गवर्नर जनरल बने और बंगाल के गवर्नर जनरल के तौर पर इनका शासनकाल 1798 से 1805 है। 1798 से 1805 है। वेलेजली अपने आप को बंगाल का शेर कहा करता था। वेलेजली की अगर हम बात करें तो वेलेजली अपने आप को कहा करता था बंगाल का शेर, बंगाल का शेर कहा करता था। और इन्होंने 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया। इन्होंने लॉर्ड वेलेजली ने 1800 ईस्वी में कोलकाता में 1800 ईस्वी में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया। अब सवाल ये उठता है कि इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना क्यों किया। देखिए जिसे आज IAS IPS कहते हैं ना, वो पहले कहलाता था ICS इंडियन सिविल सर्विसेज। और ICS अधिकारी की नियुक्ति पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किया करता था। बाद में जाकर ICS अधिकारी की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से होने लगा और ICS अधिकारी की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से 1853 ईस्वी के बाद से होना शुरू हुआ। उससे पहले ICS अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। अब कहिएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या था। देखिए जब अंग्रेजों का शासन था, जब अंग्रेजी कंपनी का शासन था, तो अंग्रेजी कंपनी ने भारत में शासन करने के लिए लंदन में 2 संस्था की स्थापना किया था। एक का नाम था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक का नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर लंदन में स्थापित जो 2 संस्था थी, लंदन में स्थापित 2 संस्था थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर लंदन में स्थापित 2 संस्था थी। इन 2 संस्थाओं के द्वारा ही भारत में शासन प्रशासन चलाने का काम कंपनी के शासन के दौरान किया जाता था। तो ICS अधिकारी की नियुक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता था और वही ICS अधिकारी शासन प्रशासन को चलाता था। ICS अधिकारी को प्रशिक्षण देने के लिए, ICS अधिकारी को, इंडियन सिविल सर्विसेज अधिकारी को प्रशिक्षण देने के लिए कोलकाता में 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने किया था। लॉर्ड वेलेजली ने किया था। देखिए जैसे मान लिया जाए कि आप बिहार पुलिस का ही तैयारी करते हैं, कल के डेट में जाकर के आपका रिजल्ट होता है, मेरिट आपका बनता है, तो सीधे आपको लाठी डंडा लेकर के रोड पे नहीं उतार दिया जाता है, बल्कि आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। आपको ट्रेनिंग दिया जाता है
अलग अलग शहर में ट्रेनिंग दिया जाता है। लगभग 6 महीना साल भर का ट्रेनिंग होता है और उस ट्रेनिंग के बाद आपको लाठी डंडा टोपी लेकर के जो है रोड पे उतारा जाता है। समझ गए? तो ट्रेनिंग में जो शपथ लेता है, चाहे सिपाही हो, दरोगा हो, डीएसपी हो, एसपी हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, ट्रेनिंग में जो शपथ लेता है उसके अनुसार काम थोड़े करता है। ट्रेनिंग में शपथ लेता है कि हम घूस नहीं लेंगे, लेकिन पुलिस विभाग में घूस नहीं ले ये हो ही नहीं सकता है। देखिए, हर विभाग में भ्रष्टाचार है, न्यायालय में भी भ्रष्टाचार है। आप अगर ये समझ रहे हैं कि न्यायालय में भ्रष्टाचार नहीं है, आप भ्रम में जी रहे हैं। पुलिस विभाग में भी भ्रष्टाचार है। आप अगर ये समझ रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं है, थाना जाइए ना, एगो केस लिखाने जाइए थाना, बिना पैसा का केस तक नहीं लिखता है, समझे? बिना पैसा का केस नहीं लिखता है। खैर, राजधानी में तो ऐसा नहीं कर सकता है, राजधानी में तो ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन राजधानी में भी भांप लेता है। पुलिस सबको ट्रेनिंग क्या दिया जाता है? अब हम तो ट्रेनिंग किए नहीं है, पता नहीं जो भी ट्रेनिंग दिया जाता हो, लेकिन पुलिस को ऐसा ट्रेनिंग दिया जाता है कि जब वो सिस्टम में चला जाता है ना, तो अपने बाप से भी घूस लेता है, समझे? ये हम समझे हैं, पुलिसिया व्यवस्था को ये हम समझे हैं, समझ? पुलिसिया व्यवस्था ऐसन व्यवस्था है कि पुलिस जो है अपने बाप तक को नहीं छोड़ता है, समझे? ऐसा हम समझे हैं, समझे? यही सच है हो, ठीक है? आप लोग जाइएगा कभी, तब पता चलेगा क्या है पुलिसिया सिस्टम। तो ठीक है, जो है सो है, जो है सब बढ़िया है, समझे? और सबसे बड़ा चीज क्या है जानते हैं? जब तो पैसा नहीं पकड़ेगा ना, तो आपको लगेगा मेरा काम ही नहीं किया। और पुलिस ऐसा होता है, आपका पैसा भी पकड़ लेता, आपका काम भी नहीं करता है, समझ गए? आपको लगता है कि काम हो गया, काम हम आपका कुछ हो नहीं होता है। एक बात जान लीजिए, जो रूल रेगुलेशन है उसी के तहत वो काम करेगा। आप कितनों पैसा दे दीजिए, वो अपने रूल रेगुलेशन के तहत ही काम करेगा। आपको एक थोड़ा बहुत जो है पेन का, देखिए पेन जो होता है ना, थोड़ा बहुत कम चलाता है, थोड़ा ज़्यादा चला देता है, थोड़ा कम लिखता है, थोड़ा ज़्यादा लिख देता है, यही होता है। आप ये मत सोचे कि जो है आप पुलिस विभाग में चले गए या फिर आपका कोई पुलिस विभाग में है तो आपका कोई कुछ उखाड़ ही नहीं सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। कानून ऐसा है ना, प्रधानमंत्रियों का बहुत कुछ उखाड़ सकता है, मुख्यमंत्री तक को भी जेल जाना पड़ा है। कानून ऐसा चीज है, वर्तमान के मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा है, देखिए ना। तो कभी भी प्रयास ये करना चाहिए कानून को हम नहीं तोड़े, प्रयास आपका ये रहना चाहिए कि कभी भी कानून को आप नहीं तोड़े। और जो कानून को तोड़ा है, देखते ना बेमौत मारा जाता है। तो कानून में रह करके देखिए, हर चीज का अपना एक दायरा है, उस दायरा में रहकर काम कीजिएगा ना, तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता है। दायरा से बाहर जाइएगा, आप कहिएगा जो हैं सो हम ही हैं, अतीक अहमद का बाप हम ही हैं, तो उसका भी बाप है कोई, समझे? चलिए, जो भी है उससे मतलब न है। एक एग्जाम्पल हम आपको दिए, कानूनी दायरा में रह करके आपको काम करना है, तभी जा करके कुछ होने जा रहा है। चलिए, अब देखिए, आईसीएस अधिकारी को प्रशिक्षण देने के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना किया। इसके बाद वेलेजली के शासनकाल में ही कंपनी ने 1803 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा किया, दिल्ली पर कब्जा किया, दिल्ली पर। वेलेजली के शासनकाल में ही 1803 ईस्वी में कंपनी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, कंपनी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, कंपनी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। और वेलेजली को इतिहास में
सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को लेकर याद किया जाता है तो याद करने का कारण है सहायक संधि। सहायक संधि, सहायक संधि एक नीति है। उस नीति के तहत वेलेजली ने भारत में कंपनी के साम्राज्य का विस्तार किया। भारत में कंपनी के साम्राज्य का विस्तार किया। सहायक संधि का जन्मदाता फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को माना जाता है। सहायक संधि का जन्मदाता अगर देखा जाए तो सहायक संधि का जन्मदाता फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को माना जाता है। और वेलेजली से पहले भारत में सहायक संधि का प्रयोग डुप्ले ने ही किया था, लेकिन सहायक संधि का व्यापक स्तर पर प्रयोग और सहायक संधि को लोकप्रिय बनाने का काम लॉर्ड वेलेजली ने किया। और सहायक संधि के तहत जो है इन्होंने भारत में कंपनी के साम्राज्य का विस्तार किया। देखिए, वेलेजली अंग्रेज था। अंग्रेजी कंपनी के पास एक प्रशिक्षित सैनिक था। अंग्रेजी कंपनी के पास एक वेल ट्रेन्ड फोर्स था, सिपाही था, पुलिस था। कंपनी के पास जो वेल ट्रेन्ड फोर्स था, वेलेजली ने, लॉर्ड वेलेजली ने, कौन था हो? कौन था? कौन बाहर निकला? किधर से बाहर निकला? लड़का था कि लड़की हो? लड़की थी। कहां से बाहर निकली? यहां से बाहर निकली है। पीछे में बैठी हुई थी, पीछे में बैठी हुई थी। हाँ? मैथ का क्लास करने आई थी, रीजनिंग का क्लास। क्या हुआ? मैथ। ओ अच्छा, ठीक है। तो समझिए, हमको लगा यहां से लगता है निकल के चली गई। इतना ही मती लोग को हो गया है। डर नहीं होता है जी? डर होता है मेरा? डरना जरूरी है, समझे? हैं? आगे नहीं बैठती है डर के मारे। आपको नहीं, आप आगे बैठे हैं, आपको डर नहीं होता? अच्छा, आप हमेशा ऐसे ही रहते हैं कि घर पे जाकर के मारपीट करते हैं? नहीं, एकदम शांति रहते हैं। अच्छा ठीक है, तब तो चलिए आगे आइए। देखिए, सुनिए, समझिए। वेलेजली सहायक संधि के तहत भारत में कंपनी के साम्राज्य का विस्तार किया। देखिए, सहायक संधि क्या था जानते हैं? समझिएगा। कंपनी के अधीन वेल ट्रेन्ड सैनिक थे। कंपनी ने देसी रियासत के राजा महाराजाओं को कहा, वेलेजली ने देसी रियासत के राजा महाराजाओं को कहा, हैदराबाद, अवध, मैसूर, तंजौर जैसे देसी रियासत के राजा महाराजाओं को यह कहा कि देखिए, हम आपके राज्य में कंपनी की सेना रखते हैं, कंपनी की सेना रखते हैं। अगर आपके राज्य पर कोई दूसरा राज्य आक्रमण करता है तो कंपनी की सेना युद्ध करेगा। और कंपनी की सेना वेल ट्रेन्ड है, तो कंपनी की सेना के सामने कोई टिकेगा नहीं। तो राजाओं को लगा, देसी रियासत के राजा महाराजाओं को लगा कि ये तो कंपनी हमारी सहायता कर रहा है। लेकिन वेलेजली कहा कि हम आपके यहां वेल ट्रेन सैनिक रखेंगे, तो उसको वेतन देने के लिए पैसा दीजिए, पैसा, तब ना उसको वेतन देंगे, तब ना वो आपके पास रहेगा। तो कंपनी सैनिक रखा, देसी रियासत के राजा महाराजाओं के यहां रुपया पैसा लिया। और देखिए, कहीं ना कहीं राजा महाराजा कमजोर थे। अगर मान लिया जाए कि हम मजबूत हैं, हम मजबूत हैं, तो हम क्यों रखेंगे सैनिकों को? मान लिया जाए कि उस टाइम के राजा महाराजा के पास अगर वेल ट्रेन्ड सैनिक होते
वो क्यों रखता एक्स्ट्रा सैनिक को? तो वो एक्स्ट्रा सैनिक को रखने के लिए तैयार हुआ, इसका मतलब यह है कि वो कहीं ना कहीं कमजोर है। तो आप इसको ऐसे समझिए कि वेलेज अली ने देसी रियासत के राजा महाराजाओं को सहायता देने के एवज में उस देसी रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। मतलब देसी रियासत के राजा महाराजाओं को कहा कि हम आपको सहायता दे रहे हैं, लेकिन उस सहायता देने के एवज में उस क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, हस्ताक्षर करवा लिया, हस्ताक्षर करवा करके मिला लिया। समझे? तो ये चीज है। तो अब जो है सहायक संधि के ऊपर हस्ताक्षर सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने 1798 में किया, फिर 1799 में तंजौर ने, फिर मैसूर ने, फिर अवध ने, फिर मराठा पेशवा ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया। और मराठा साम्राज्य की अगर आप बात करेंगे तो मराठा साम्राज्य कई संघों में बटा हुआ था। इंदौर के होलकर, पूना के पेशवा, बड़ौदा के गायकवाड़, इन तमाम संघों में बटे हुए थे। इसमें इंदौर का होलकर, इंदौर का होलकर, इंदौर के होलकर की अगर हम लोग बात करें तो जो इंदौर के होलकर शासक थे, इंदौर के होलकर शासक थे, उन्होंने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया। उसके अलावा जो अन्य मराठा संघ था उसने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। मतलब सहायक संधि समझे हो? मतलब देसी रियासत के राजा महाराजा को कहा कि हम आपको सहायता करेंगे और उस एवज में उस देसी रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। समझ गए? यही है सहायक संधि। तो नीचे से लिखिए, लिखिए लॉर्ड वेलेज अली, लॉर्ड वेलेज अली अपने आप को बंगाल का शेर कहा करता था। लॉर्ड वेलेज अली अपने आप को बंगाल का शेर कहा करता था। इन्होंने अठारह सौ ईस्वी में कोलकाता में इन्होंने 1800 ईस्वी में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया ताकि आईसीएस अधिकारियों को प्रशिक्षण दी जा सके, 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 आईसीएस अधिकारियों को प्रशिक्षण दी जा सके। इन्हीं के समय 1803 ईस्वी में इन्हीं के समय 1803 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी ने
दिल्ली पर कब्जा किया? दिल्ली पर कब्जा किया। इन्हें सहायक संधि के लिए इतिहास में याद किया जाता है। फुल स्टॉप। सहायक संधि का जन्मदाता फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले सहायक संधि का जन्मदाता फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले सहायक संधि का जन्मदाता फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को माना जाता है वहीं सहायक संधि का प्रयोग कर भारत में ब्रिटिश कंपनी के साम्राज्य का विस्तार लॉर्ड वेलेजली ने किया है। फुल स्टॉप। नीचे से अगला पॉइंट लिखिएगा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य एकदम रुक जा रहे हैं। सहायक संधि क्या लिखे हैं हम? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद बना, जिसने 1798 ईस्वी में
जिसने 1798 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकार किया। जिसने 1798 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकार किया। इसके बाद 1799 में इसके बाद 1799 में मैसूर और तंजौर ने सहायक संधि को स्वीकार किया। इसके बाद मैसूर और तंजौर ने 1799 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकार किया। 1799 ईस्वी में स्वीकार किया। आगे चलकर 1801 में अवध ने 1802 में मराठा पेशवा ने 1803 में 1803 में बरार भोसले सिंधिया ने 1803 में बरार भोसले सिंधिया ने सहायक संधि को स्वीकार किया। सहायक संधि को स्वीकार किया। नोट दे करके लिखिएगा। इंदौर के होलकर शासकों ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया है। इंदौर के होलकर शासकों ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया है। पढ़िए। सूर्यास्त कानून वाला वो नहीं लिखा है। अच्छा ठीक है, पढ़िए अब।
पढ़ लिए। क्लियर है इतना बात? कोई दिक्कत नहीं ना है? 1 मिनट, कॉर्नवालिस में कहीं पर जगह है? ना है? ना है तो कोई दिक्कत नहीं। नोट में इंदौर के होलकर शासक ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया, इसको पहला पॉइंट बनाइए। नोट में दूसरा पॉइंट लिखिए। नोट में दूसरा पॉइंट, लास्ट जो पॉइंट लिखे हैं उसको नोट में पहला पॉइंट बनाइए और नोट में दूसरा पॉइंट लिखिए। नोट में दूसरा पॉइंट लिखिए। लिखिए। सूर्यास्त कानून का संबंध सूर्यास्त कानून का संबंध अस्थायी बंदोबस्त से सूर्यास्त कानून का संबंध अस्थायी बंदोबस्त से है। इसकी चर्चा ताराशंकर बंदोपाध्याय ने इसकी चर्चा ताराशंकर बंदोपाध्याय ने इसकी चर्चा ताराशंकर बंदोपाध्याय ने अपनी रचना गणदेवता में इसकी चर्चा ताराशंकर बंदोपाध्याय ने अपनी रचना गणदेवता में किया है। इसकी चर्चा ताराशंकर बंदोपाध्याय ने अपनी रचना गणदेवता में किया है। गणदेवता में किया है।
ठीक है, चलिए आइए तो आए, क्या हुआ? दीजिए तो कॉपी जी। बताइए, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता? कॉर्नवालिस संहिता कौन सिद्धांत पर आधारित है? शक्ति के पृथक्करण। कॉर्नवालिस संहिता कौन सिद्धांत पर आधारित है? शक्ति के पृथक्करण। इसके बाद बंगाल के क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त लागू कौन किया था? हाँ, अस्थायी बंदोबस्त को इस्तमरारी बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। इस बंदोबस्त की योजना कौन बनाया था? सर जॉन। इस बंदोबस्त की योजना कौन बनाया था? सर जॉन शोर। इसके बाद आगे बताइएगा, कॉर्नवालिस दोबारा बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर कब आया? उसका कब्र कहाँ है? कहाँ है? कॉर्नवालिस के बाद 1793 में बंगाल के गवर्नर कौन बने? इलाहाबाद का कंपनी में विलय किसके समय हुआ? खुर्दा का युद्ध कब हुआ? किसके किसके बीच? हैदराबाद के निजाम और मराठा। कौन अपने आप को बंगाल का शेर कहता था? लॉर्ड बेलेजली। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई है? कब हुई है? कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई है? किसने किया है? किसने किया है? किसके समय अंग्रेजी कंपनी का दिल्ली पर कब्जा हुआ? किसके समय? सहायक संधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? सहायक संधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? और सहायक संधि के ऊपर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम राज? प्रथम राज। कहां के शासक ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया? इंदौर के। सूर्यास्त कानून का संबंध कौन बंदोबस्त से? अस्थाई। सूर्यास्त कानून की चर्चा कौन साहित्य में है? गण देवता। कौन साहित्य में है? गण देवता साहित्य के रचयिता ताराशंकर बंदोपाध्याय। इससे आगे अगले क्लास में मिलेंगे, ठीक है। बिट्टू सर बुधवार को क्लास लिए थे, कुछ बोले भी थे नहीं ना? चलिए ठीक है, निकलिए तो लड़की लोग है, कोई लड़का बीच में नहीं आएगा, लड़की को निकलने दीजिए। जिनको निकलना है निकलिए जल्दी, निकलिए जल्दी।